Welcome dear student, welcome to this video. As you know we are talking about plant and water relation. Plant और water का क्या relation है, किस तरह से plant जो है वो water को absorb करता है, ये सारे प्रोसेस के दौरान अब हमें देखना है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ना इसके पहले जो है वो हमने ये देखा कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रोसेसेस है जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जिसमें हमने देखा व्हाट इज इम्बिबिशन, व्हाट इज डिफ्यूजन और फिर ऑस्मोसिस। अब हमें देखना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि किसी की मदद, कैरियर मॉलिक्यूल की मदद से कुछ आयंस या कुछ सब्सटेंसेस अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसे कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ना देखो यहाँ पे वही कहा है, द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट व्हेन मीडिएटेड बाय अ कैरियर। जब किसी भी सोल्यूट का मूवमेंट जो है वो किसी कैरियर द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है, मतलब कैरियर उस मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ना यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, ये दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन होते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं, मतलब एनर्जेटिकली फोर्सफुली ये प्रोसेस नहीं होती, अपने आप हो जाती है बिना एनर्जी के, उसे कहा जाता है पैसिव। और एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होगी, उसे कहा जाएगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है कैरियर की मदद से फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, उसे कहा जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ना पार्टिकल्स दैट आर लिपिड सॉल्युबल। ना एज वी नो कि जो भी सेल वॉल के अंदर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो सब्सटेंसेस से बनी हुई होती है, एक है लिपिड और दूसरी है प्रोटीन, जिसे हम लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मतलब केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो भी लिपिड लविंग, मतलब ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है डिफ्यूज होना उस मतलब उस लेयर में से, क्योंकि वो लिपिड में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और उसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब जो वाटर लविंग होते हैं, उनके लिए इस लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन में से बाहर निकलना या वहां से अंदर आना उतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंसेस लिपिड में डिसॉल्व नहीं होते, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वाटर की तरफ। और हम यहाँ पे प्लांट और वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो भी वाटर लविंग सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो आना जाना है सेल के अंदर वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि जो भी हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स होते हैं उनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो उतना आसान नहीं होता अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिपिड और प्रोटीन होता है, और जो सब्सटेंस वाटर लविंग है वो लिपिड में या प्रोटीन में जो है वो डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे लिपिड इनका हेल्प नहीं करता, लेकिन जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो है वो प्रोटीन के कुछ हिस्से हैं जो छोटे छोटे पोर्स बना रहे हैं, और वो जो भी पोर्स हैं जो प्रोटीन प्रोटेक्ट करते हैं, उन पोर्स में से, मतलब इट प्रोवाइड द साइट, वो जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ से ये सब्सटेंसेस जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो आना जाना कर सकते हैं। वो प्रोटीन जो ये काम करते हैं, जो इन सब्सटेंसेस को आने जाने के लिए मदद करते हैं, उन्हें एक्वापोरेंस कहा जाता है एंड दे आर कॉल्ड एज आयन चैनल्स। ठीक है, मतलब जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो अपने बीच में छोटी गैप प्रोवाइड करते हैं जहाँ से वो सब्सटेंसेस आना जाना करते हैं, उन्हें एक्वापोरेंस या फिर आयन चैनल्स कहा जाता है। ठीक है, देन these proteins help move substance across the membrane without the expenditure of energy। और ये प्रोटीन्स जो हैं फिर इन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या सेल के बाहर के मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं बिना किसी एनर्जी के। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मतलब बिना कोई एनर्जी खर्च किए ये सब्सटेंसेस या अंदर और बाहर आना जाना कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स। देन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट, लेकिन
बिना एनर्जी मतलब एनर्जी खर्च किए बिना सब्सटेंस का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब उस सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे मौजूद हो। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया और दूसरी तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ समान है, तो जो भी सब्सटेंसेस है उसका बिना एनर्जी खर्च किए मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन में फर्क होना जरूरी है, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल वहां से डिफ्यूज होने वाला है, ठीक है, थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और उसी की वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफ्यूज होते हैं और उसी कहा जाता है क्या, मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंसेस इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन को क्या कहा, मतलब प्रोटीन क्या है, कैरियर है जिसकी मदद से सब्सटेंसेस अंदर और बाहर जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब सब्सटेंसेस का या सॉल्यूट का मूवमेंट across the membrane with the help of carrier is called as facilitated diffusion, ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद का जो दूसरा है दैट इज वाटर पोटेंशियल। दूसरा जो है टॉपिक दैट इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को साई इस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स जो आप लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इज हैविंग अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू बी वर्क टू डू वर्क। मतलब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हर एक कंपोनेंट के पास में जो है वो एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी होती है, कुछ अमाउंट में उसके पास में फ्री एनर्जी होती है, और वो फ्री एनर्जी जो भी वो काम करता है उस काम करने के लिए वो इस्तेमाल करता है उस फ्री एनर्जी को। ऐसा किसका कहना है, थर्मोडायनेमिक्स का कहना है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी। और जो भी वाटर का ऑस्मोसिस होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो भी इसी फ्री एनर्जी के माध्यम से होता है। मतलब वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं होती, वो जो फ्री एनर्जी जो भी अमाउंट में होती है उसी की वजह से वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर होता है। फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। अब जो भी एक केमिकल है वो केमिकल के हर एक मॉलिक्यूल में जितनी फ्री एनर्जी होगी, जितना अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी होगा पर मॉलिक्यूल में, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स केमिकल पोटेंशियल। उसे उसका केमिकल पोटेंशियल कहा जाएगा। मतलब किसी भी केमिकल में उसके हर एक मॉलिक्यूल में जितनी फ्री एनर्जी है उस फ्री एनर्जी को क्या कहा जाएगा, केमिकल पोटेंशियल, हर एक मॉलिक्यूल के। दूसरा है यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। अब जो भी केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर है उसको, मतलब वाटर के हर एक मॉलिक्यूल में जो फ्री एनर्जी है उसे क्या कहा जाएगा, वाटर पोटेंशियल कहा जाएगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन। कौन सा साइन है, साई, ठीक है। इसे कौन से साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, साई इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू डीपीटी। डीपीटी मतलब होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल डेफिशिएंट, ठीक है। इट हैज नेगेटिव वैल्यू, यूनिट इज बार पर पास्कल पर एटमॉस्फेयर ना। देखो क्या बोल रहे हैं, वाटर पोटेंशियल किसकी बात करें, वाटर पोटेंशियल प्रोटोप्लाज्म का ना। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर में जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो भी प्रोटोप्लाज्म है इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो किसके समान होता है, डीपीटी के समान होता है, बट अपोजिट मतलब अगर वाटर पोटेंशियल प्रोटोप्लाज्म का पॉजिटिव है तो डीपीटी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और इसीलिए कहा है अपोजिट है, इसीलिए उसे नेगेटिव कहा है। और वो जिस यूनिट से मेजर किया जाता है वो है बार्स, पास्कल या फिर एटमॉस्फेयर, ठीक है। देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। अगर हम प्योर वाटर की बात करें जिसमें किसी प्रकार का कोई भी सोल्यूट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी
पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, देयर आर ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। एडिशन ऑफ एनी सॉल्यूट इन इट डिक्रीजेस इट्स वैल्यू, मतलब अगर उसमें कोई भी सब्सटेंस ऐड हो रहा है, कोई भी सॉल्यूट ऐड हो रहा है, तो उसकी जो भी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। देयरफॉर इट हैज नेगेटिव वैल्यू, डिक्रीज हो रही है मतलब ऑब्वियसली वो जीरो है, और जीरो से और कम हो रही है तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में जाएगा नहीं। जितना भी कम होगा उसके आगे कौन सा साइन रहेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि वो जीरो से भी कम हो रहा है, इसीलिए वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब वाटर में अगर थोड़ा सा ही सब्सटेंस मिला हुआ है, कोई भी सॉल्यूट है, थोड़ी मात्रा में मिला हुआ है, मतलब वो नेगेटिव तो है लेकिन उसका नेगेटिविटी कितना है, लेस है, ठीक है। और वो मूव करेगा किसकी तरफ, उस वाटर पोटेंशियल की तरफ जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट मिक्स्ड है, और मतलब उसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है। इसीलिए कहा गया है कि वाटर हमेशा अपने लेस नेगेटिव पोटेंशियल से ज्यादा मोर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वाटर पोटेंशियल ऑफ द एडजेसेंट सेल डिसाइड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस द सेल। अब एक सेल से वाटर दूसरे सेल में कैसे जाता है या कब जाएगा, तो ये डिपेंड करता है उस सेल के वाटर पोटेंशियल के ऊपर। अगर पहला सेल जो है उसका वाटर पोटेंशियल का नेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वन, नंबर 2, तो ऑब्वियसली वो लेस से कहाँ मूव करेगा, मोर की तरफ मूव करेगा। तो जो भी सेल टू सेल वाटर का मूवमेंट डिपेंड करता है उसके वाटर पोटेंशियल के ऊपर। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू में जो सेल्स होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब होता है छोटे छोटे गैप्स होते हैं या छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसमें, जिसकी मदद से जो भी सब्सटेंसेस हैं वो आना जाना करते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अदर, ठीक है। देन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो किन किन चीजों की वजह से अफेक्ट होता है। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज एसेंशियल। कैपिलरी वाटर जो है ये वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी वाटर? कैपिलरी वाटर मतलब जैसे कि आपको पता है कि प्लांट में कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जिसमें से जाइलम के कई सारे टाइप्स हैं, ट्रकिया, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स। ये सारे जो जाइलम से, इसमें से जो भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम जाइलम, वेसल्स या फिर ट्रकिया भी कहते हैं, ये जो भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें जो है वो वाटर भरा हुआ होना चाहिए, तभी जो है वो वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। और ये कैपिलरी की तरह होते हैं, जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में कैपिलरी यूज करते हो तो कैपिलरी की तरह होते हैं। तो कैपिलरी वाटर, उस छोटे से पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जो पानी होगा उसे कैपिलरी वाटर कहा जाता है, और उसकी मूवमेंट भी उसी तरह होती है, ठीक है। सो कैपिलरी वाटर वहां पे होना जरूरी है। देन रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट सॉइल टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी का एब्जॉर्प्शन, जो जमीन से प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जमीन का जो टेम्परेचर है या सॉइल का जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। यही कारण है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पानी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता प्लांट द्वारा, और प्लांट जो है वो मुरझा जाता है। इसीलिए जो भी सॉइल है उसका टेम्परेचर अगर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो मैक्सिमम वाटर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। देन इसके बाद में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉइल वाटर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर जमीन जो है, जो सॉइल है, जिस मिट्टी में पेड़ बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, पौधा बढ़ रहा है, उस मिट्टी में अगर ज्यादा मात्रा में सोल्यूट है, मतलब पानी तो है ही लेकिन पानी में मिलावट ज्यादा है दूसरे चीजों की, तो ऐसे समय में जो है वो एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाता है। क्योंकि जैसे कि कहा कि अगर वहां पे जितना ज्यादा सोल्यूट रहेगा वहां पे नेगेटिविटी
ज्यादा रहेगी, मोर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी वाटर पोटेंशियल की, और वो मोर से लेस की तरफ कभी मूव नहीं करता, लेस से मोर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वही कहा है, देखो यहाँ पे वही कहा है कि मूव्स फ्लो फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर, तो मोर से लेस की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए रिड्यूस हो जाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। पुअरली एरेटेड सॉइल शोज पुअर एब्जॉर्प्शन रेट। जो भी, जैसे आपको पता होगा कि खेती करने के मतलब जब बुआई करते हैं, मतलब सोइंग करते हैं, उसके पहले जो है वो टिलिंग एंड प्लकिंग करते हैं। टिलिंग एंड प्लकिंग मतलब आपने जो हल चलाते हैं, हल इसीलिए चलाते हैं कि जो मिट्टी है, जो मिट्टी दब गई है या सेट हो गई है, उसे उखड़ना कहते हैं। उसकी वजह से जो भी मिट्टी है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स तैयार हो जाते हैं और हवा आना जाना शुरू होती है। इस तरह की जब मिट्टी होती है, इसमें इस तरह की मिट्टी में जो पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, उसे कहते हैं एरेटेड सॉइल। लेकिन अगर वहाँ पे पोर्स नहीं होंगे तो हवा आना, मतलब जो भी एयर का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, और ऐसे सॉइल में जो है वो प्लांट ज़्यादा अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी को पकड़ के रखने के लिए जो गैप चाहिए वो ये पोर्स बनाते हैं, और अगर पोर्स नहीं रहेंगे तो पानी उतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पकड़ के नहीं रखा जाएगा, और पकड़ के नहीं रखा जाएगा तो प्लांट के लिए वो अवेलेबल भी नहीं होगा। ठीक है, देन इसके बाद में अच्छा कैपिलरी वाटर के बारे में हम ऑलरेडी जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितना पानी सॉइल में है वो सारा का सारा प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ओनली द वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज कैपिलरी वाटर, इसीलिए वहां पे कहा है कि कैपिलरी वाटर होना जरूरी है। देन इसके बाद में लास्टली इंक्रीज्ड ट्रांसक्रिप्शन एक्सेलरेट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द इरिगेटेड सॉइल। जहाँ पे सिंचाई की जाती है, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता लेकिन फिर जो है वो वहाँ पर पानी छींचा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर्स लगाकर वहाँ पे पानी जो है वो पहुँचाया जाता है पेड़ पौधे तक या उस जमीन तक। तो ऐसे इस केस में अगर ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो जितना ज्यादा वाटर वेपर फॉर्म होगा उतना ज्यादा पानी जो है वो खींचा चला जाएगा जो भी रूट्स हैं उसके द्वारा। क्योंकि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप लोग जो है वो पिपेट यूज करते हैं, पिपेट जो है उसमें कब सॉल्यूशन ऊपर आता है जब आप उसे मुंह से सक करोगे, मतलब उसे जब खींचोगे, या फिर वो छोड़ो, आप लोग जनरली जब कोई भी ड्रिंक जो है वो पीते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, तो आप सिर्फ स्ट्रॉ डाल देने से और स्ट्रॉ मुंह में रख लेने से वो ड्रिंक आपके मुंह में नहीं आ जाता, आपको उसे सक करना होता है, ऊपर खींचना होता है। तो ये खींचेंगे तभी वो स्ट्रॉ के अंदर वो ड्रिंक जो है वो भरेगा और वही तभी आपके मुंह में आएगा। उसी तरह से जब ऊपर से सूर्य के रोशनी की वजह से या हीट की वजह से जो भी वाटर है वो वेपर बनता है, वेपर बनने की वजह से वहाँ पे एक पुलिंग फोर्स तैयार हो जाता है, तो वो पुलिंग फोर्स जो ट्रांसक्रिप्शन की वजह से तैयार हुआ है उसकी वजह से जो सॉइल में का पानी है वो एब्जॉर्ब होता है जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ, तो उसे जो है वो दैट इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वो होना जरूरी है कौन से सॉइल में, जो इरिगेटेड है, ठीक है, जहाँ पे पानी जो है वो ऊपर से डाला गया है, ऐसे सॉइल में जो है वो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगा। सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से जो है वो आज हमने देखा कि व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस तरह से यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद में है प्लाज्मोलिसिस और आगे के टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं हमारे आगे की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।